ओके स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। रेजिस्टेंस क्या है, इसे स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया था। ओम्स लॉ क्या था? V प्रोपोर्शनल टू I, सही है। जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई कि वोल्टेज जब एप्लीकेशन होती है तो करंट भी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। और उसी लेक्चर में ये समझ में आ गया था कि जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करते हैं R, और इसी R को हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस। दैट मीन्स R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानने का पूरा कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है। ये तो बात समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है जो कि डिफरेंट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ओके, सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। सो आज की टॉपिक है रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर। क्या कहा जा रहा है पे? किसी वायर की रेजिस्टेंस वह प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब जिसके कारण द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द वायर इज़ अफेक्टेड। एक बार और सुनेंगे। रेजिस्टेंस इज़ दैट प्रॉपर्टी, किसी वायर की रेजिस्टेंस वह प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ जिसके कारण द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द वायर इज़ अफेक्टेड, यानी किसी वायर में करंट की फ्लो जो है अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। फिर अगली लाइन में कह रहा हूँ कि मोर इज़ द नंबर ऑफ कोलिजन्स सफर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, यानी कंडक्टर में जब कोई इलेक्ट्रॉन जितनी अधिक से अधिक कोलिजन करेगा, जितनी अधिक से अधिक कोलिजन करेगा, क्या होगा वहाँ पे? जितनी अधिक से अधिक कोलिजन करेगा हम ये कहेंगे कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, उतना ही ज़्यादा है। अब प्रैक्टिकली ये देखा गया कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द, तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं उनमें हमको वन बाय वन स्टडी करनी है। सो पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व हुआ कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है दैट मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा था एरिया पे, मीन्स इसमें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ कि जब एरिया बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। यानी कि वायर यदि मोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, यदि वायर पतली है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये देखा गया मटेरियल ऑफ द कंडक्टिंग वायर एंड इट्स टेम्परेचर। मटेरियल यानी कि अगर वायर कॉपर का है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, आयरन है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती ही बढ़ती है। सो अब ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो चुका कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ अपॉन एरिया के। सो R इज इक्वल टू क्या लिखा गया, रो इंटू L बाई ए। क्या लिखा गया, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सो वेयर रो RHO, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन मटेरियल ऑफ द वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। ध्यान रखेंगे बेटा स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेम्परेचर की बात क्या 100% रखी जाती है कि हम किसी फिक्स टेम्परेचर की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ अपॉन एरिया के। ओके, और R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी है, जो कि सीधे मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब कुछ और स्पेशल पॉइंट्स यहाँ मैंने नोट किए हैं। रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स ऑलवेज इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्योर मेटल की रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। लेकिन एलॉय के केस में क्या होता है कि इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। यहाँ भी वही बात की जा रही है कि रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक एलॉय, बट कुछ ऐसे एलॉय हैं जैसे कि जर्मन सिल्वर, मैग्नीन, कांस्टेंटन, इनका टेम्परेचर बढ़ने के साथ इनके रेजिस्टेंस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, या यूँ समझ लीजिए कि डज नॉट इंक्रीज।
ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं किसकी, रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर। ये प्रैक्टिकली इसको डिफाइन किया जा रहा है कि अगर हमारे पास ऐसा क्यूब हो जिसकी साइड क्या हो, 1 मीटर की हो, सही है। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, किसकी, दो अपोजिट परपेंडिकुलर फेसेस की बात हो रही है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम ठीक ऐसे ही बात कर रहे हैं। सपोज करिए कि ये क्यूब का फेस हुआ, तो नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल एग्जिट। तो ये जो दोनों फेस हम यहाँ बता रहे हैं, ये दोनों फेस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब बना भी दे रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो यहाँ से करंट इंटर कर रही है और यहाँ से बाहर हो रही है। खैर, तो ये जो लेंथ है L हो गई और ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो गया। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ रखी जा रही है 1 मीटर, तो ऐसे में जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा, या यूँ कह लीजिए कि जो रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं SI यूनिट। SI यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स मटेरियल चेंज हो गया तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ओके, फिर बात हम करते हैं मेटल्स की। तो मेटल के केस में ये बहुत ही कम होता है, लेकिन इंसुलेटर के केस में ये बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा होती है बट मेटल्स की कम होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब कि वायर पतली है, लंबी है, मोटी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ पे कहते हैं कि लेंथ एंड थिकनेस इज़ डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ओके, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के नेचर मटेरियल पे और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। बस इन्हीं दो बातों का ध्यान रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर ये दोनों में से कोई चेंज होता है या दोनों, तो यहाँ पर क्या क्लियर हुआ कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशन। डायमेंशन का सीधा मतलब क्या, लेंथ और उसकी थिकनेस से है। बट इंटरेस्टिंग टर्म ये है कि ये किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। दैट्स मीन्स अगर कॉपर है तो अलग रेजिस्टिविटी होगी, आयरन है तो अलग रेजिस्टिविटी होगी, एल्यूमिनियम है तो अलग, सिल्वर है तो अलग। वैसे आपको बता दें कि सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। खैर, अब बात है टेम्परेचर की। अगर कंडक्टर की टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल है। इसमें कह रहे हैं कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। यानी सोर्स कितनी की लगाई जा रही है, 220 वोल्ट की है। और ऐसे में जो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब है वो कितना है, 1200 ओम, 1200 ओम की है। तो मैं यहाँ टेबलेट कर लेता हूँ। R इज इक्वल टू कितना है, 1200 ओम, एंड वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट। सो V इज इक्वल टू IR का फार्मूला यूज़ करेंगे, ओम्स लॉ। सो I इज इक्वल टू V अपन R होगा और V की वैल्यू है 220, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट को हमने 1200 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो रिज़ल्ट होगा 0.18 एम्पियर। ओके, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 में है कि इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ इज़ 26 ओम, यानी R की वैल्यू कितनी हो गई, 26 ओम हो गई। एट 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर लगभग बात हो रही है, और इसकी रेडियस कितनी है, 1.5 मिलीमीटर। तो इसकी रेडियस हमने क्या है, यहाँ यूज़ किया 1.5, इसको मीटर में चेंज कर लिया, मिलीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया।
तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3.14 और लेंथ क्या है 1 मीटर की है, क्योंकि यहाँ शुरू में कह दिया यूनिट लेंथ की है। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो रजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इसमें वायर को खींच के लंबा कर दिया जा रहा है, लेंथ डबल हो जा रही है। क्या हो जा रही है, लेंथ डबल हो जा रही है। तो हमने टैबलेट कर लिया कि लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। लेकिन इसमें ये बात रखी जा रही है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो न्यूमेरिकल में क्या खास बात हो रही है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज रीड्रॉ बाय अ पुलिंग इट टिल इट्स लेंथ इज डबल। हम इसे तब तक खींच रहे हैं जब तक इसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। तो मैंने मान लिया कि L1 की वैल्यू क्या है, L है, और L2 की वैल्यू क्या हो गई 2L। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि अगर वायर खींच के लंबी कर भी दी जाएगी तो मास तो चेंज होगा नहीं। अगर वायर खींच करके लंबी की जा रही है, वायर पतली हो गई, मोटी से पतली हो गई, लेकिन मास नहीं चेंज होता। और अगर मास नहीं चेंज होता दैट मीन्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। और डेंसिटी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो इसे हम छोड़ ही देंगे। इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। टेक्निकली क्या हुआ, वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, फर्स्ट सिचुएशन एंड सेकेंड सिचुएशन। तो A1L इज इक्वल टू A2 इंटू 2L, यानी एरिया में रिलेशन आ गया A1 इज इक्वल टू 2A2। अब हम इसे फार्मूले में रख देते हैं। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L1/A1, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू रो L1/A1 एंड R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L2/A2। तो इस तरह से जो रिज़ल्ट आएगा रो L/A, और फिर L2 की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं 2L, और A2 की वैल्यू A/2। सही है। अब हम इसे जब टेक्निकली सॉल्व करेंगे तो ये 2 इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू रो L/A। तो इस हिसाब से रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 4R1, क्योंकि रो L/A क्या है, R1 के इक्वल है। सो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4R1। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपके समझ में आई होगी, आई होप सो। और एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड अधिक से अधिक इसे क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स प्लीज़, थैंक यू।